नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मैं हूं आपके साथ किरण। 3 का सवाल, इसकी शुरुआत करते हैं और आज का मुद्दा है जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर के, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है और ये थमने का अब नाम नहीं ले रहा। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की सभी 50 एमबीबीएस सीटों को 100% ऑल इंडिया कोटे में डालने के प्रस्ताव को साफ साफ ठुकरा दिया। कॉलेज में 42 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल विरोध में उतर चुके हैं और वहीं देखिए कि विवाद इतना बढ़ा कि सीएम उमर अब्दुल्ला तक को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। एजेंसी का यह कहना कि नियम किसी एक स्थान या संस्थान के लिए नहीं बदले जा सकती है और सभी 85% सीटें राज्य कोटे, 15% ऑल इंडिया कोटे के नियम ही यहां पर लागू रहे। जी हाँ, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन विवाद ने अब एक तरह से राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। कॉलेज की 50 सीटों में से 43 छात्रों के एक ही समुदाय से आने पर कई हिंदू संगठन अब आपत्ति जता रहे हैं और इन सब के बीच में संस्थान ने सभी सीटें ऑल इंडिया कोटे में डालने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन एनएमसी ने इस पॉलिसी के खिलाफ इसे एक तरह से बताया और इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया। एनएमसी का ये साफ साफ कहना है कि ऐसे फैसले राज्यों और सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद ही लिए जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर धर्म और राजनीति की गर्माहट इसीलिए बढ़ गई है। कॉलेज ने 50 एमबीबीएस सीटों को पूरी तरह ऑल इंडिया कोटे में डालने की मांग की ताकि राज्य से बाहर के छात्रों को भी मौका मिले, लेकिन एनएमसी ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि नियमों में किसी एक संस्थान के लिए बदलाव संभव नहीं है। उधर 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के दाखिले को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सनातन धर्म सभा विरोध में है। दावा है कि यह संस्थान माता वैष्णो देवी के भक्तों के योगदान से चलता है, इसलिए पूरी तरह राष्ट्रव्यापी छात्रों के लिए खुला होना चाहिए। विवाद अब प्रशासन से लेकर सड़क तक आ गया है और इसे लेकर चारों तरफ विवाद और घमासान देखने को मिल रहा है। इस पर कुछ रिएक्शंस भी आए, आपको सुनवाते हैं। मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती हैं, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है वो हम नहीं होने देंगे। हिंदुओं का पैसा वो किसी और के ऊपर खर्च किया जाए ये भी हम सहन नहीं करेंगे। और जो मेडिकल कॉलेज है जेके बोपी के माध्यम से जो उसके अंदर सीट आवंटन किया गया है, जो आप सभी को मालूम है कि 42 सीट जो है वो मुस्लिम बच्चों को, 7 हिंदू बच्चों को और 1 जो है वो सिख बच्चे को जो है आवंटित की गई है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू समाज के बच्चे जो मेडिकल में एडमिशंस लेना चाहते हैं, इनमें प्राइमरी राइट्स उनका है और उनके राइट्स को सम्मान करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन पैदा न हो कि जिसमें समाज को बांटने की बात की जाए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान में। तो आपने ये सारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग सुनी इस पूरे मामले को लेकर। लगातार जो विवाद खड़ा हो रहा है, 3 के सवाल भी जल्दी से जान लीजिए। इस पूरे विवाद के बीच में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी में 84% मुस्लिम, आखिर कैसे? सवाल यह भी है कि हिंदुओं के दान से बने संस्थान में हिंदुओं का एडमिशन नहीं, ये कैसे संभव है? और बिल्कुल देखिए, तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक तो यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं? तो ऐसे ये 3 सवाल हैं जो अभी हर किसी के जहन में है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जो है वो जुड़ चुका है। संदीप वजीर जी, प्रवक्ता
एनसी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरएस पठानिया जी है, विधायक बीजेपी के हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य डीपी शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महंत रामदूत दास जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप वजीर जी, आपके पास आते हुए, ये किस तरह की अब जो सियासत है वो यहाँ पर हो रही है, और एक बड़ा सवाल कि अगर अल्पसंख्यक वहां पर ज्यादा तो अल्पसंख्यक का दर्जा आखिरकार क्यों नहीं? नमस्कार सबको और आपके पैनलिस्ट को भी। जी, अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वहां पे जो एडमिशंस हुई हैं, क्या वो जायज एडमिशंस हुई हैं या नाजायज एडमिशंस हैं, या गलती है किसी की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मेरे को ये बताइए कि नीट का एग्जाम क्या हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे होता है? क्या नीट का एग्जाम होता है, कोई भी बच्चा जो है वो नीट का एग्जाम देता है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के बाद उसको यूनिवर्सिटी अलॉट होती है। तो उनको यूनिवर्सिटीज अलॉट हुई, और ये सिर्फ एक सहयोग की बात है, संजोग की, मतलब सहयोग, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी का वर्ड मुझे नहीं आ रहा, कि वहां पे 50 में से 42 जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई। लेकिन कोई इतना बड़ा पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा, बच्चे तो बच्चे ही हैं। अब आप बच्चों को भी धर्म की कैटेगरी में बांटोगे तो आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हो? अभी मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन संदीप वजीर जी, ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं ना। आपने देखा एमबीबीएस के स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बने जो हैं बच्चे, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों ने क्या किया? आप दिल्ली ब्लास्ट देख रहे हैं, नाम किन के आ रहे हैं, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, टेरर टीम, ये तमाम चीजें आ रही हैं। मुझे लग रहा है आप जानते हैं सारी चीजें। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है ये यूनिवर्सिटी आज बनी होगी, ये कॉलेज आज जिस तरफ आप अल्फला यूनिवर्सिटी की तरफ इशारा करने की कोशिश करिए किरण, और इसी बात की एक तरह से चिंता जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी जाहिर की गई थी। लेकिन मैं हिंदू धर्म गुरु जी का रुख करना चाह रही हूँ यहाँ पे, महंत रामदूत दास जी, जैसा कि अभी संदीप वजीर जी ने कहा कि भाई ये क्या कोई ये संजोग है क्या? जवाब देना चाह रहे हैं संदीप वजीर, जवाब देना चाह रहे हैं। मेरी बात ही नहीं सुनी ना आपने। देखिए, अब एक जगह एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, उसका जिम्मेवार हम सारी कौम को तो नहीं ठहरा सकते हैं। अब अगर कोई सिख लड़का या कोई सिख टेररिस्ट होगा तो क्या आप उसका कसूरवार मुझे भी ठहरा देंगे क्योंकि मैं एक सिख हूं? यानी कि अब उसने कोई गलती की है तो मैं भी नहीं पढ़ सकता किसी यूनिवर्सिटी में? क्या ये जायज बात है जो आप कर रहे हैं? संदीप जी, नहीं संदीप जी, दरअसल बात ये है कि कोई एक या दो नहीं, ऐसे नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ केसेस, बहुत ढेर सारे जो मॉड्यूल हैं उनका पता चला। सुनिए डॉक्टर्स के कितने केसेस हुए हैं मुझे बताइए। अभी आप देखिएगा, अभी जिस तरह से बड़ी जांच हुई, इस एक केस के अलावा कितने केस हुए हैं आप ही मुझे बता दीजिए। आप एक केस की बात करें, इसमें कितने मामले, कितने नाम सामने आ गए हैं। आप जरा देखिए, अल्फला यूनिवर्सिटी से लेकर जम्मू कश्मीर में, इवन यहाँ पर हमने देखा उत्तर प्रदेश से जो गिरफ्तारियां हुई, डॉक्टर शाहीन, नाम से कैसे, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, नहीं मैं नाम गिरा रही हूँ सर, अभी नाम काउंट करिए ना। डॉक्टर उमर, इन सबके नाम आ रहे हैं ना, इनको मदद करने वाले उसी यूनिवर्सिटी से अल्फला में। ये वन ऑफ केस है ना, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड केस है ना, कोई यहाँ पे रोज ही ऐसा तो नहीं हो रहा था, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड केस है। तो क्या इसकी वजह से हम सारे दुनिया को पढ़ने से रोक देंगे सभी बच्चे? संदीप वजीर जी, जब तक मैं रामदूत दास जी का रिएक्शन लूं, आप जल्दी से गूगल कीजिएगा। कुछ समय पहले गुजरात एटीएस की टीम की तरफ से भी बड़े एक्शंस लिए गए, और उसमें पता चला कि कैसे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बाकायदा रिसन के थ्रू कुछ अलग तरह के बायोवेपन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताइए कि क्या हम उन बच्चों को पढ़ने से रोक दें? ना, ये कोई बात ही नहीं होती संदीप जी, आप उसे गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। आपने जो संजोग की बात की, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि हम धर्म देख के पढ़ाई करें, जो मुस्लिम या सिख या और कोई बच्चे हैं वो अब इस देश में पढ़ने के काबिल नहीं रहे हैं, तो उनके लिए उनको कहां भेजे? फिर ना ये इसको गलत दिशा में देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक है ना रामदूत जी, यही बात जो संदीप वजीर जी कह रहे हैं, ये तो एक संयोग है कि अगर 50 बच्चे, वो तो एक नीट के माध्यम से, एक पूरे प्रोसेस के माध्यम से बच्चे एग्जाम्स को क्लियर करते हैं और एडमिशन लेते हैं, तो ये एक तरह का संयोग ही है। फिर इसमें आपत्ति क्यों है हिंदू संगठनों को? नैना जी, एक मुख्य बात होती है कि जब ऐसा कोई घटनाक्रम
मुस्लिमों के साथ होता है तो ये सहयोग बन जाता है। और अगर कहीं ये हिंदुओं के साथ अगर हुआ होता या एक विशेष वर्ग के साथ हुआ होता तो इसे एक साजिश बता दी जाती। और हमारे सहयोगी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये डॉक्टर हैं, पहली केस है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसे घटनाक्रम भारत में रोज हों? आपने उसके लिए खेद तो नहीं जताया। मैं पूरे जीवन काल मुझे हो गया, मेरी 30 वर्ष की आयु है, मैं सुनता आ रहा हूं 30 वर्ष से कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। और दूसरा, आपने एक चीज कही, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और 2 उनके गार्ड की वजह से सिखों का नरसंहार हुआ, सिर्फ 2 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। नाथूराम गोडसे की वजह से पूरी नाथूराम गोडसे कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। तो आज ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस शासनकाल में सिर्फ 1-2 लोगों की गलतियों से लाखों का नरसंहार हो सकता है, लेकिन 26/11 हो, संसद हमला हो, पुलवामा अटैक हो या ये अटैक हो, उसमें आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ेंगे। आप अपने जिसको मानते हैं उसकी सौगंध खा के कहिए, अगर ये घटनाक्रम अगर यहाँ 85% हिंदुओं को अगर प्राथमिकता दी जाती तो आप चीखने लगते। और इस तरीके से चीखते कैसे, कितनी बुरी तरीके से एक सांप्रदायिक रूप दिया जाता, वो हम और आप भली भांति जानते हैं। बात यहां ये नहीं है, अगर उसको निष्पक्ष रूप से अगर उस पर एग्जाम करके या कोऑर्डिनेट करके उनको बिठाया गया है तो इट्स ओके, होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा जानकार नहीं हो सकता कि 85% उन्हें सीटें मिल जाए। इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो प्राथमिकता है। जब बात होती है, और उस संस्थान का नाम भी माता वैष्णो देवी के नाम पे है, आप BHU की बात करें, आप JNU की बात करें, वहां हिंदुओं को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। इधर आप अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां हिंदुओं को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। वहां तो आप खुलेआम कहते हैं नहीं, ये मुस्लिमों को लिए बना है, ये यहाँ मुस्लिमों का एकाधिकार है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरीके की बात करेंगे नेशनल मीडिया पे, वो बच्चे हैं, अगर पढ़ाई की बात करें तो बच्चे हैं। महंत रामदूत जी, बात हो रही है कि धर्म के आधार पर घटनाक्रम के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बात संदीप वजीर कह रहे हैं। तो क्या हमारे देश में धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए बच्चों के भविष्य के साथ? जो बात वो पूछ रहे हो ये लाइन है। देखिए, कौन डॉक्टर आतंकी बन रहा है, कौन इंजीनियर आतंकी बन रहा है, वो तो उसके ब्रेन वॉश किया गया या फिर जो कुछ किया गया उसने चुन लिया, उसने आतंक का रास्ता चुना, तो अब वो टेररिस्ट हो चुका है। तो हम सारे डॉक्टर्स को इस कैटेगरी में नहीं ला सकते। सवाल ये, क्या धर्म के आधार पर शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? महंत रामदूत जी, देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि धर्म के आधार पर भोजन भजन इनमें कहीं भी कोई प्राथमिकता या किसी को विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए या किसी को दबाया या कुचला नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब एक धर्म की विशेष बात होती है, जब उसका बचाव उसकी गलतियों के लिए किया जाता है और उन्हें बढ़ाने के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें रोका नहीं जाता, जो 85% छात्रों को, वहां मुसलमान छात्रों को एडमिशन मिला, इसमें उन छात्रों की क्या गलती है, ये सवाल पूछ रहे हैं संदीप वजीर। देखिए, उनमें छात्रों की क्या गलती है, ये तो मैनेजमेंट की गलती है। ये जांच का विषय है कि 85% उन्हें मिला तो मिला कैसे, ये मुख्य बात है। ये जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। अगर उन्हें वास्तविकता में उनके मेरिट के आधार पे, उनके एजुकेशन स्किल के आधार पे अगर उन्हें वो अपनी सीट मिली है तो जायज है। सबको शिक्षा का अधिकार है, ये देश है और यहाँ शिक्षा के लिए सब एक समान है। ठीक है, संदीप वजीर कुछ कहना चाहते हैं? मेरिट के आधार पे है। संदीप वजीर जी। जी, मेरा देखिए, अब इतनी लंबा इन्होंने प्रवचन दे दिया, आप मुझे ये बताइए क्या प्रवचन लगेंगी आपको? सुनो, मेरे भी प्रवचन सुन लीजिए। अब आप मेरे को ये बताइए, हम सुनाते हैं प्रभु, सुनते नहीं है। सुनो, जो नीट के जो ऑफिशियल्स हैं, जहां पे नीट का एग्जाम होता है या जो मेरिट लिस्ट बनती है, क्या वो मेरिट लिस्ट उन बच्चों ने खुद बनाई है? वो उन बच्चों ने खुद नहीं बनाई। क्या उन्होंने अपना? अरे मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं प्रभु, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। तो मैनेजमेंट किसकी? नीट क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, या नीट का एग्जाम क्या स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवा रही है? ऐसा तो नहीं है ना, ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है ना, ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। ये जो सिलेक्शन हुई है, ये बच्चों की दिल्ली से होके आई है।
नहीं, आपने कहा कि हमने धर्म के तो नाम ये पर, कॉलेज आपने कहा धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। संदीप भाई, आपको शायद पता होगा कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारे देश में 5 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यालय थे। आज की तारीख में आपको संख्या, आज की तारीख में आपको संख्या पता है? आज की तारीख में 23 मुस्लिम अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो और क्या है फिर? तो देखिए, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जब एस्टेब्लिश किया ना, आपको मैं ये एक बात बता दूं, वो J&K लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्ट पास करके किया था कि हाँ, यहाँ पे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि J&K असेंबली के अंदर 70% जो है वो मुस्लिम MLAs थे, उन्होंने वोट किया। मेरा सवाल आप तक शायद पहुंचा नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जब धर्म के नाम पर शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो 5 से बढ़कर मुस्लिम विश्वविद्यालयों की संख्या 23 कैसे हो गई और इस पर किसी ने बातचीत तक नहीं की आज तक? ऐसा क्यों हुआ? जब सारे बच्चे एक साथ एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं तो फिर 23 मुस्लिम अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों की क्या आवश्यकता थी? फिर धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ? फिर पूरा विपक्ष खामोश क्यों रहा? कांग्रेस खामोश रही, NC खामोश रही, सारी पार्टियां खामोश रही, क्यों भाई? बता रहा हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया आपने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो मुसलमानों को एजुकेशन देने के लिए ही वजूद में आई थी, लेकिन आज की डेट में उसको अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं है। वहां पे 55% जो है वो मैं उसके अलावा गिनवा देता हूं आपको। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय है, दिल्ली में जामिया है मिलिया है, जामिया हमदर्द है, पश्चिम बंगाल में आलिया विश्वविद्यालय है, तमिलनाडु में BS अब्दुल रहमान प्रेजेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुंडलूर विश्वविद्यालय, बिहार में अल करीम यूनिवर्सिटी कटिहार में, जम्मू कश्मीर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अवंतीपुरा में, और गिनवा बहुत सारे। बिल्कुल बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर सकती है। अब इसमें संविधान आ गया। मैं कह रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन की बात मानते हैं ना फिर आप? धर्म नहीं आना चाहिए ना शिक्षा में? किधर हुई डिस्क्रिमिनेशन? तो हुई। मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आप अगर अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को, संदीप भाई, मेरा सवाल आप प्लीज कामली सुन लीजिए, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा, मैं आपको नहीं टोकूंगा। आप उसको दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी में है जम्मू कश्मीर में। आप कहते हैं कि इन जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशनली उनको राइट्स था कि उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए या अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, तो वहां पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? वहां सहूलियत की राजनीति हो गई। ठीक है, अब मैं आपको जवाब दे दूं, मेरी बात सुनेंगे ना पूरी? बताइए। ये हमने कब रोका है कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप उसको एक माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, तो इसका इतराज किसने किया? किसी ने भी नहीं किया। लेकिन ये जब यूनिवर्सिटी बनी थी, तो जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, ये काम तब करना चाहिए था ना। आज अचानक जब बच्चों की एडमिशन हो गई है, उसके बाद आप इस बात को उठा रहे हो कि हमें भाई उसकी माइनॉरिटी, हमने कब इनकार किया कि संदीप जी, ये ठीक है, चर्चा मुझे लगता है इस पर आरएस पठानिया हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी MLA विधायक है। चर्चा ही इसीलिए शुरू हुई कि 50 में से अगर आप समझिए, अगर उसमें 83% अगर एक समुदाय विशेष हो, तब चर्चा ये शुरू हुई ना। अदरवाइज तो एक तरह से पारदर्शिता की बात हो रही थी। आरएस पठानिया जी इस पूरे विवाद को लेकर, जी बीजेपी विधायक सुन लेते हैं संदीप। यही बात आ गई है कि अब बर्दाश्त नहीं हुआ, ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि मुस्लिम बच्चे कैसे आ गए। देखो, देखने वाले पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं कि वो बच्चों, मुझे लगता है इस बार आरएस पठानिया ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। बर्दाश्त वाली जहां तक बात आपने कही, 5 से 23 हो गए इसी बर्दाश्त की वजह से। 23 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हैं संदीप भाई इस देश में, तो बर्दाश्त की बात अगर आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको आईना देखने की आवश्यकता है। आरएस पठानिया आपको बेटर जवाब दे पाएंगे कि क्या पॉलिसी थी, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? आरएस पठानिया जी, मैं साफ और स्पष्ट बता रहा हूं, इसमें कोई हिंदू और मुस्लिम का कोई भी ऐसा विषय नहीं। इस सारे के सारे विषय का इसका जो रूट कॉज है, नॉट एट ऑल। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बनाना चाहती है अपनी सेकंड फॉर्चून्स को लेके, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और आप अगर उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट अगर देखें कि हमारे मुसलमान बच्चे कहां जाएंगे, मैं पूछना चाहूंगा, आप सिर्फ मुसलमान समुदाय के मुख्यमंत्री हैं क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक समुदाय की बात करी, मैंने कभी भी नहीं कहा हम एक समुदाय की बात करेंगे। देखें, वेयर इज द रूट कॉज? रूट कॉज क्या है कि मां वैष्णो देवी का जो पवित्र स्थान, जो पवित्र मंदिर,
ना सिर्फ जम्मू कश्मीर ना बल्कि भारत बल्कि पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और इसका जो एंडोमेंट, इसका जो मैनेजमेंट, इसका जो सुपरिंटेंडेंस वो वहां का धर्मार्थ ट्रस्ट करता था। लेकिन 80 के दशक में 1986 में सबसे पहले और देन 88 में फिर दोबारा उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने ब्रीट मेजोरिटी के साथ इस सारे के सारे श्राइन बोर्ड का मैनेजमेंट, इसका एंडोमेंट अपने कंट्रोल में ले लिया। तो हमारा सवाल बड़ा साफ और स्पष्ट है कि अगर पैसा माँ वैष्णो देवी के भक्तों का, उनके पिलग्रिम्स का, उनके डिवोटीज का, तो उसमें सरकार कहां से आ गया? अब उसके बाद 1999 में आपने वैष्णो देवी एक्ट भी बना दिया। वो एक्ट किसने बनाया? जिस एक्ट की बार बार दुहाई दे, इन्होंने बनाया। तो पैसा श्रद्धालुओं का, डोनेशंस हमारी, डोनेशन एक पर्टिकुलर समुदाय की, और सेकुलरिज्म का और संविधान का पाठ पढ़ाने से आप कहां से आ गए? तो इस लिस्ट की जो रूट कॉज है वो 88 का जो श्राइन बोर्ड एक्ट और 99 का जो मां वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट है, इस रूट कॉज को हमें ठीक करना पड़ेगा। देखें, बड़ी विनम्रता से जितने भी गैर हिंदू समुदाय हैं, आपको कृपा करके, हम कभी भी आपके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक ऐसा एक बहुत बड़ा एक श्राइन है जो अपने आप में, जिसकी इनकम इतनी बड़ी है, क्यों ना कि इसका सारा पैसा जितने भी जो मंदिर इस आतंकवाद में खंडित हुए पूरे जम्मू कश्मीर में, हम उसके पुनर्जीवन में लगाएं। क्यों ना संस्कृत के विकास में, या कश्मीर में जिस तरीके से भारत दी आइडिया ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट किया उसके शोध में लगाया जाए, रिसर्च किया जाए। या अगर इस यूनिवर्सिटी में या श्राइन बोर्ड की मुलाजमत में हजारों की तादाद में श्राइन बोर्ड के मुलाजम हैं, या एक हॉस्पिटल भी ये चलाते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें आरिफ पठानिया जी, बहुत दुरुस्त बात आपने कही, और यही बात है, मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि ये जो इंस्टीट्यूट है उसका उद्देश्य भी यही होगा कि शिक्षा को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, डॉक्टर्स के क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन जो एडमिशन के इस प्रोसेस पर एक सवाल खड़े होने लगे हैं, इस नंबर ऑफ एडमिशंस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे सवाल खड़े होने लगे हैं, वो एक संयोग है क्या? ये किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है अभी? देखिए, मैंने कहा आपको कि इसका रूट कॉज 1988 का एक्ट और फिर 99 का वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट है। अब जब नीट के माध्यम से आप स्टूडेंट्स लेके आएंगे और उसको जम्मू कश्मीर में सर्कमस्क्राइब करेंगे, तो नेचुरली जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भाई तो ज्यादा तादाद में है। अब ये 42 कैसे है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमाल, कि जो लोग डोनेशन दे रहे हैं मेरे भाई, कृपा करके गैर हिंदू समुदाय के सभी मित्रों से मैं बात करना चाहूंगा, क्या उनके मन में नहीं होगा कि मां वैष्णो देवी के भक्तों के ही उत्थान में, या मां वैष्णो देवी के ऐसे भक्त, सारे नहीं मैं कह रहा हूं, मैं और आप नहीं, ऐसे जो सक्षम नहीं है, क्या उनके इलाज में ये पैसा, उनको वहां पे नौकरी मिल पाए, या उनको पढ़ाने में वहां पे एक विशेष कोटा क्रिएट किया जाए? दूसरा सवाल, अभी आपने बड़ा रिलेवेंट सवाल पूछा है, देश भर में मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी में है, क्या कभी किसी ने क्वेश्चन किया, या भारतीय जनता पार्टी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी क्वेश्चन किया? लेकिन जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी स्टेटस का फायदा है वो मुस्लिम भाइयों को मिलता है। नहीं, या ये गैर संवैधानिक नहीं है? ये इतनी 43 छात्रों, 43 छात्रों, पठानिया जी 43 छात्रों का एलोकेशन इस यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंच गया? ये प्रोसेस कहां से? ये तो नीट प्रोसेस करता है, नीट के माध्यम से। हाँ, तो ये कैसे पहुंच गया फिर? सवाल तो इस बात को लेकर है ना, डेमोग्राफी का नतीजा है जी। देखिए, आप जब इसमें 90% जम्मू कश्मीर के लिए सर्कमस्क्राइब करेंगे, तो नेचुरली जम्मू कश्मीर में तो 28-29% हिंदू है ना, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्लान किया होगा। और शायद कश्मीर में शायद एक एप्टीट्यूड भी है ज्यादा एमबीबीएस के लिए कर रहा। इसकी नीट की जो इंटीग्रिटी की है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, नीट की आई विल नॉट क्रॉस क्वेश्चन इट, लेकिन ये डेमोग्राफी का, ये ओवरऑल जो भौगोलिक उसका शरह, मैंने कहा इसको सर्कमस्क्राइब करना पड़ेगा। सभी हिंदू नहीं, कम से कम एक गरीब, वंचित, पिछड़े, वंचित, शोषित, पीड़ित, कम से कम ऐसे हिंदुओं को इस आरक्षण देने का काम करें, सनातन के विकास में ये काम आए, सनातन की धरोहरों के पुनर्जीवन में ये पैसा संदीप वजीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शारदा पीठ के लिए परमानेंट कॉरिडोर के लिए ये पैसा काम आए, ये पैसा को सरकार का कोई रोल नहीं। आप जिस एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, जिस एक्ट के माध्यम से आपने यूज, ठीक है संदीप वजीर जी आ रहे हैं आपके पास, पठानिया जी फुल जोर से करते हैं। ठीक है संदीप जी। देखो सर, पठानिया साहब ने तो पहले बिल्कुल गलत फैक्ट्स रखे। जब ये एक्ट बना, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना, तो ये श्राइन बोर्ड क्यों बना? क्योंकि ये पब्लिक डिमांड थी। वहां पे 2-3 वैष्णो माता के मैनेजमेंट में 2-3 ही 4 परिवार होते थे जो उसको मैनेज कर रहे थे, बाकी लोगों को इग्नोर किया जाता था। उसको मद्देनजर ये एक्ट बना था। टोटली फॉल्स कमेंट्स। मैं नहीं बोला, आप भी मत बोलिए प्लीज, आप भी मत बोलिए प्लीज। उसकी वजह से ये एक्ट बना था ताकि ये जो यहाँ पे मैनेजमेंट है ये सारे लोगों के हाथ में हो, सिर्फ गवर्नमेंट ही ना देखे, लोग देखें इस चीज को, इसलिए बना था।
दूसरा, पठानिया साहब, मैं आपको एक बात बता देता हूं, हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, आप करते हैं। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है ना कि वैष्णो माता के नाम से चलने वाले यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र कैसे आ गए, तो एक बात कीजिए, आप ना वहां पे जो हॉस्पिटल चल रहा है ना नारायणा, उसके बाहर लगा दीजिए ओनली हिंदू पेशेंट्स विल बी एडमिटेड, क्योंकि बाहर के पेशेंट्स को वहां पे एडमिट होने की जरूरत नहीं है। फिर आप लगा दीजिए वहां पे एक मिनट लूंगा आपका, सिर्फ एक मिनट, सॉरी दीदी, एक मिनट लूंगा आपका, सिर्फ एक मिनट, सॉरी इंटरप्शन। देखिए, हॉस्पिटल का भी सब्सटेंशिएटली जब तक सिर्फ हिंदू का इलाज होगा, लेकिन गरीब हिंदू को सब्सिडी हॉस्पिटल को देनी चाहिए। हॉस्पिटल सबसे पुअर इंडिजेंट बीपीएल हिंदू, बीच में नहीं बोलिए, आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। वो कोटा और सब्सिडी वाले सिस्टम को एक तरह से शामिल क्लैरिफाई कर रहा हूं आपका। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू। नहीं, आपने मुझे बिल्कुल, अब मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं। अगर आपको इतनी, देखिए, मैं तो एज ए सिख में ये मानता हूं, इस बात को एज ए सिख में ये मानता हूं कि हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि अपने से बढ़ के दूसरों की सेवा करो, और अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो अपनी जान भी दे दो ताकि अगले का भला हो सके। लेकिन आप तो उल्टी बात कर रहे हो। मेरे को तो नहीं लगता कि सनातन धर्म यह सिखाता है कि आपका इंस्टीट्यूट मान लिया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को, लेकिन क्या माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी धर्म वाले मामले पर जल्दी से नॉन हिंदू को रामदूत जी का कमेंट ले तो वो बड़ा गलत जी, हो जाएगा। ठीक है। अरे ये कौन सनातन धर्म क्या सिखाता है मान रामदूत जी? दूसरों को ठीक है संदीप वजीर जी, समय सीमित है, माफ क्या बात चाहूंगा, कर रहे हो आप तो माफी चाहूंगा संदीप वजीर जी। महंत रामदूत जी, क्या सिखाता है सनातन धर्म? देखिए विवेक जी, सनातन धर्म अगर परोपकार की बात करता है तो सनातन धर्म ये भी नहीं सिखाता कि कोई आपके परोपकार का बदला आपके साथ षड्यंत्र के रूप में दे रहा है, आत्मघात करके दे रहा है, या जीव हानि कर रहा है, या जनहानि कर रहा है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अहिंसा परमो धर्मा, ये बहुत अच्छे श्लोक हैं सनातन की। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, अगर धर्म के रक्षण के लिए, भारत के रक्षण के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो वही सनातन स्वीकृति भी देता है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि वर्तमान भारत में मुझे संविधान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ संविधान जब एकाधिकार की बात नहीं करता है, समानता की बात करता है, और ये रिजर्वेशन देके, आरक्षण देके, हर जगह कहीं माइनॉरिटी, कहीं बहुसंख्यक, कहीं अल्पसंख्यक, या कहीं एक विशेष जाति धर्म को बढ़ावा देने का जो संविधान के रूप में या राजनीतिक रूप में काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं देश को बहुत ज्यादा जल्दी से पठानिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से शॉर्ट कमेंट पठानिया जी। मेरा साफ और स्पष्ट साफ संदीप जी, आपके लिए और हर एक के लिए, देखें, आपने पब्लिक मनी से हज कोटा को सब्सिडाइज किया, हमने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। आपने पब्लिक मनी से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की बात की, हमने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। आपने सरकार के पैसे पे एक पेटी पॉलिटिक्स, पेटी फाल्स सूडो सेक्युलरिज्म करने की बात की सरकारों ने, हमने उस पर भी अपना एक लिमिटेड विरोध जताया। अरे भाई, ये हमारा पैसा है, इस पे तो डाका मत डाले, इस पे तो बुरी नजर मत रखें भाई साहब। मां वैष्णो देवी के डोनेशंस के उनके भक्तों का पैसा है, और भक्तों को एक दे आर अंडर ए फंडामेंटल राइट, उनको मौलिक अधिकार है कि वो डिसाइड कर पाए कि हमारा पैसा किस तरीके से खर्च हो। आपने एक सूप के माध्यम से, पठानिया साहब, इस देश में 9 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, 4 लाख से ज्यादा मंदिरों को सरकार कंट्रोल करती है और उसके पैसे का इस्तेमाल भी करती है। तो यहां नियम कायदे सिर्फ एक वर्ग के लिए नजर आते हैं, दूसरे वर्ग को सिर्फ सपोर्ट करने के दृष्टिकोण से नियम कायदे शायद बनाए जाते हैं, या सरकारें उसमें वोट बैंक देखती है, पता नहीं इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन ऐसा ही नजर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।